हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 338। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेटन देखते हैं। मिंग एक कोर्ट के अंदर है। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी मिंग को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। इसने मिंग की सोल के ऊपर एक अटैक किया है। इस आदमी के पास में एक अजीब टॉर्चर मशीन है जिसके अंदर से कुछ अजीब से भूत जैसे कुछ बाहर निकल रहे हैं जो कि मिंग की बॉडी के अंदर जा रहे हैं। इस सब में मिंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सब देखकर 39th प्रिंस कहता है, सच में इस आदमी के पास में टॉर्चर करने का जो तरीका है वो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। ये टॉर्चर करने के सबसे खतरनाक तरीकों में से एक है। इसके बाद में हम वापस से मिंग को देखते हैं। वो सारे भूत काफी तेजी से मिंग के अंदर घुसते जा रहे हैं। मिंग की हालत इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मिंग के आंख नाक मुंह सब के सब पूरी तरह से काले हो चुके हैं। मिंग लोगों को बेहोश हो चुका है। इसी टाइम पर हम मिंग के डिवाइन सीकर सीन देखते हैं जहाँ पे चारों तरफ वो हरे रंग के भूत घूम रहे हैं। बीबिंग उन सभी को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बिल्कुल भी उन्हें रोक नहीं पाती। बीबिंग चिल्लाए कहती है, मेरी पावर काफी ज्यादा कम है, इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं अकेले ज्यादा लंबे टाइम तक मास्टर के डिवाइन सी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। बीबिंग की पावर काफी ज्यादा कम पड़ रही है। इसी टाइम पर सोडा में पहुंच जाती है और कोई स्किल यूज करने लगती है। वो जोर से चिल्लाती है, ये डिवाइन सी हमारी जगह है, यहाँ पर कोई भी ऐसे ही बिन बुलाए नहीं आ सकता है। ये कहते स्वord जब जोर से चिल्लाकर कोई अटैक करती है तब उसकी बॉडी के अंदर से जैसे बहुत सारी swords बाहर निकलती है जो सारी उन भूतों की लगती है। वो भूत काफी तेजी से नष्ट हो जाते हैं। भूत वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन स्वord का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनमें से कोई भी भूत वहां से भाग नहीं पाता। सबकी सब स्वord के उस अटैक के चपेट में आ जाते हैं। इसी टाइम पर मेन वर्ल्ड के अंदर वो बूढ़ा आदमी बहुत बुरी तरह से खून की उल्टियां करने लगता है। वो मिंग से कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम्हारे डिवाइन सी के अंदर ऐसा क्या है जिससे मेरे टॉर्चर रुक गया। मिंग कहता है, जो कुछ भी है उसका कंपैरिजन तुम्हारे इन भूतों के साथ में नहीं किया जा सकता, उनकी पावर बहुत ज्यादा है। जैसे ही मिंग कहता है वो बूढ़ा आदमी जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। ये देखकर वो जज कहता है, चीफ क्रिमिनल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस लड़के मिंग को टॉर्चर करते हुए वो खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। अब क्योंकि यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए कोई और नहीं है इसलिए थोड़े टाइम के लिए इस लड़के मिंग को वापस से इसकी जेल में डाल दिया जाए। लगभग 3 दिन के बाद में इस लड़के मिंग के साथ में आगे क्या करना है उसका डिसीजन होगा। जज के इतना कहने के साथ ही इस कोर्ट की ये हियरिंग खत्म हो जाती है। इस टॉर्चर के बाद में मिंग बहुत बुरी तरह से हाफ रहा होता है। इसके बाद में मिंग को उठाकर पूरी इज्जत के साथ में उस जेल के अंदर पटक दिया जाता है। मिंग का वो पेट स्नेक लिटिल क्यांग हंसते हुए मिंग से कहता है, मास्टर आज तो सब कुछ कितना शानदार था। वो आदमी आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था बल्कि टॉर्चर तो उसके साथ में ही हो गया। कितनी बुरी बहुत मरा वो। ये सुनकर मिंग भी हंस रहा होता है। तभी बीबिंग मिंग से कहती है, मास्टर आपके डिवाइन सी के अंदर स्वॉर्ड ने मेरी काफी मदद की। अगर स्वॉर्ड उस टाइम पर मेरी मदद नहीं करती तो सब कुछ संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। ईश्वर थोड़ा सा इतराते हुए कहती है, अब नहीं इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है और थैंक यू कहने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं बहुत शानदार हूँ। मिंग हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया। हमने उनके इस टॉर्चर वाले प्लान को पूरी तरह से खराब कर दिया है। मेरे को टॉर्चर करके वो मेरे से जबरदस्ती सरेंडर करना चाहते थे जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। उनका प्लान इतनी बुरी तरह से खराब हुआ है कि वो बहुत ज्यादा तिलमिला रहे होंगे। वो जरूर से अपना अगली चाल सोच रहे होंगे। उन्हें अब तक तो समझ में आ चुका होगा मेरे पे डायरेक्ट अटैक करने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो मेरे चाहने वालों पर अटैक करेंगे, उन लोगों पर जिनकी मैं परवाह करता हूँ। फिर मिंग क्यांग से कहता है, चीरू को तो मदद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर कोई भी उससे फाइट करने के लिए उस पर अटैक करने के लिए जाएगा तो वो आसानी से उसको संभाल सकती है। अभी मदद की जरूरत बाकियों को है। तुम जल्दी से रेड ड्रैगन अकेडमी चले जाओ, वहीं पर तुम सबको प्रोटेक्ट करना। मिंग की बात सुनते ही क्लिंक वहां से गायब हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम 8th प्रिंस और 39th प्रिंस को देखते हैं। ये दोनों की दोनों आपस में बात कर रहे हैं। 39th प्रिंस कहता है, ब्रदर अब आगे क्या करना है। उस चीफ क्रिमिनल को जिसको हमने मिंग को टॉर्चर करने के लिए बुलवाया था उसकी हालत तो खुद की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो तो मिंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। अब इसके आगे हम आगे क्या करेंगे। 8th प्रिंस कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने बहुत दूर तक की सोच के रखी है। मुझे समझ में आ चुका है अब हम मिंग का डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पहले ही किसी को मिंग के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेज दिया है। वो कुछ ही देर में वापस आता होगा। वो वापस आके हमें बताएगा कि मिंग की कमजोरियाँ क्या है,
कोई ना कोई तो होगा जो कि मिंग की कमजोरी हो, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त या फिर कोई भी जिसके साथ में मिंग के अच्छे रिलेशंस हो। अब हमारा अगला अटैक इन्हीं के ऊपर होगा। एट्थ प्रिंस ये कह रहा होता है, तभी उसका जासूस वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को मिंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है मिंग का जन्म सुनिश्चित टाउन के जी फैमिली के अंदर हुआ था। मिंग के पेरेंट्स की डेथ पहले ही हो चुकी है। मिंग के पेरेंट्स को मिंग के क्लैन के लोगों ने मारा है। मिंग के पेरेंट्स को मारने के बाद में उन्होंने मिंग को अपने पास में एक नौकर की तरह रखा हुआ था। थोड़े टाइम बाद में जब मिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तब मिंग ने उन सभी लोगों को मार दिया। अभी के टाइम पर मिंग के क्लैन के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं, केवल मिंग ही है जो जिंदा है। उस जासूस की बात सुनकर 39 प्रिंस कहता है, क्या सच में मिंग की फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके हैं? मिंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, यानी कि इसका मतलब इस टाइम पर उसके किसी के साथ भी कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। जासूस आगे कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। अपने क्लैन के सभी लोगों को मारने के बाद में मिंग का सफर काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। मिंग एक अकेडमी में गया, एक एम्पायर में आया, उसके बाद में उसकी प्रिंसेस में शादी हुई। इसी पूरे टाइम पीरियड के अंदर उसकी लाइफ में एक और लड़की आई, लेकिन वो लड़की ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके साथ में नहीं रही। जितना मैं ढूंढ पाया उस हिसाब से मुझे पता चला वो लड़की पूरी तरह से लापता हो चुकी है। किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ गई है, वो जिंदा है या नहीं, इसके बारे में भी किसी को भी नहीं पता। एट्थ प्रिंस कहता है, और बताओ मिंग के बारे में तुम और क्या पता पड़ा? क्या उसके कोई दोस्त वगैरह कुछ है? कुछ तो होगा जिनका हम यूज़ कर सकें। वो जासूस कहता है, जब वो ब्लू ड्रैगन अकेडमी में था तो उसके कुछ दोस्त बने थे, जिनमें से 3 उसके काफी ज्यादा क्लोज थे, जिनके नाम है मीरू, जैंग हैंग और सियान। इन तीनों के अलावा मिंग की एक नौकरानी भी है जिसका नाम जी रुचि है। ये नौकरानी उसे कहाँ से मिली इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। वो नौकरानी कहाँ से बिलोंग करती है इसके बारे में भी हमने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर 39 प्रिंस हंसते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है उसके ओरिजिन के बारे में जानने की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना जानना था कि कौन कौन मिंग की कमजोरी है। अब हमें पता चल चुका है, ये 4 लोग मिंग की कमजोरी है। इन 4 को पकड़ लाओ। इनमें से एक जिसका नाम मीरू है, इसके साथ तो मेरा पुराना हिसाब किताब है। इसने मेरे सामने झुकने से मना कर दिया था। अब मैं मिंग के बहाने से इसके साथ में बदला ले लूंगा और इसे भी अपने साइड में कर लूंगा। उस प्रिंस की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो जासूस वापस से अपने काम पर लग जाता है और वहां से गायब हो जाता है। यहाँ से हम ब्लू ड्रैगन अकेडमी का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक रूम के अंदर जैंग हैंग, मीरू और यंगसियान होते हैं। इस टाइम पर तीनों के तीनों का मुंह लटका हुआ है, तीनों बहुत ज्यादा उदास है। चीरू भी इस टाइम पर यहीं पे ही है। चीरू इन सबका मूड ठीक करने के लिए एक खरगोश लेके आती है और उन सभी से कहती है, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो, चलो आज बारबेक्यू करेंगे। देखो मैं अपने साथ में क्या लेके आई हूँ, इसे खाएंगे आज रात को। अब क्योंकि इस टाइम पर उन सभी का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, मीरू कहती है, तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे मास्टर इस टाइम पर जेल के अंदर है और तुम्हें फिर भी खाने की सोच रहे हो। अभी के लिए तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हम किस तरह से उसे उस जेल के अंदर से बाहर निकालें। पता नहीं उस जेल के अंदर उसके साथ में क्या हो रहा होगा, हो सकता है उसे टॉर्चर किया जा रहा हो। यंगसियन कहती है, थोड़ा अपने मास्टर के बारे में सोच लो, उसके साथ में क्या हो रहा होगा। चीरू जी हंसते हुए उन सभी से कहती है, तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने कहा है वो सब कुछ संभाल लेंगे, तो बस अब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल सकते हैं। चीरू जी कह रही होती है, तभी एकदम से उसे कुछ सेंस होता है, वो एकदम से एक सीरियस सा मुंह बना लेती है। तभी अचानक से वह सामने की तरफ वो जासूस नजर आता है। वो सामने आते ही उन सभी से कहता है, यहाँ पर तो काफी सारी लड़कियां हैं, मैं तुम सभी लड़कियों को ऑर्डर देता हूँ, मेरे साथ में चलो। अभी के लिए मैं ये ऑर्डर बड़े प्यार से दे रहा हूँ, बहुत ही जेंटल तरीके से। अगर तुम जेंटली मेरे साथ में चलने के तैयार हो जाती हो तो मेरे को खतरनाक तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, इसलिए तुम सभी के लिए अच्छा होगा तुम आराम से मान जाओ। उस जासूस की इसी धमकी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।